सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम राष्ट्रपति चुनाव पर बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान को लेकर अब महज 3 दिन बाकी हैं। 18 तारीख को राष्ट्रपति पद के संदर्भ में 2 उम्मीदवार जो मैदान में हैं, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से संयुक्त तौर पर उम्मीदवार घोषित किए गए यशवंत सिन्हा मैदान में हैं। दोनों ही प्रत्याशी देश भर के दौरे पर हैं, समर्थन जुटाने की कोशिश में हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, अपने अपने समर्थक दलों के विधायकों सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं इस बात के लिए कि वह देश हित में उनके प्रति समर्थन व्यक्त करें, उन्हें वोट दें। इसी क्रम में द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की यात्रा पे थी। पहले छत्तीसगढ़ आई, फिर मध्य प्रदेश गए और मध्य प्रदेश से अब भोपाल के लिए से निकलकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई। उनका एकमात्र दौरा अब गुजरात के संदर्भ में बचा हुआ है। गुजरात में भारी बाढ़ है। देखने में लोगों की दिलचस्पी है कि प्रधानमंत्री के गृह राज्य के लिए द्रौपदी मुर्मू का दौरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। पर इन सब के बीच में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 2 लोगों के द्वारा मतदान किया जाता है। एक सांसदों के द्वारा जो लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं और दूसरे राज्य विधानसभाओं के माननीय विधायकों के द्वारा। इन विधायकों द्वारा और सांसदों द्वारा दिए जाने वाले वोटों की अपनी अपनी संख्या है। उस संख्या के आधार पर 10,78,915 कुल वोट गिरने हैं। तय बात है, इसमें जिसको बहुमत मिलना है उसे 50% से ज़्यादा वोटों की जरूरत है। जिस समय द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी घोषित किया गया था, एनडीए की घोषित संख्या के आधार पर वह आंकड़ा 49% तक पहुंच रहा था। दिख रहा था साफ तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी जनतांत्रिक गठबंधन के पास एक चुनौती है अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताना। विपक्ष अगर पूरी तरीके से यूनाइटेड होता है, इकट्ठा होता है, मजबूती से साथ बना रहता है, तो वह द्रौपदी मुर्मू को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। दावे भी ऐसे ही थे, संकल्प भी ऐसा जताया गया था, प्रतिबद्धता भी ऐसी दोहराई गई थी। लेकिन नामांकन दाखिले के बाद जैसे जैसे कैलेंडर की तारीख आगे बढ़ी है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी है, देखने में ये आया है कि संयुक्त विपक्ष बिखरता हुआ दिखाई दिया। एक एक करके तमाम दल अलग अलग कारण गिनाते हुए, बताते हुए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से पल्ला झाड़ते जा रहे हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में होड़ लगी हुई है कि कौन राजनीतिक दल अपना समर्थन पहले व्यक्त न कर दे। फेरिस्त देखिए, कई राज्य तो ऐसे हो गए हैं जहां पर यूनानिमस यानी सर्वानुमति के साथ सारे वोट संभवतः द्रौपदी मुर्मू को ही मिलने जा रहे हैं। उनमें से एक बड़ा उदाहरण तो आंध्र प्रदेश के संदर्भ में है, जहां पर सांप नेवले जैसी दुश्मनी है वाईएसआर रेड्डी की पार्टी, जगन रेड्डी की पार्टी और टीडीपी के बीच में, जिसके नेता चंद्रबाबू नायडू हैं। पर जगन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने ही अपना ऐलान किया है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के संदर्भ में। ऐसा क्यों हुआ? इसके संदर्भ में दलील दी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी ऐसा बना दिया है जिसके चलते हम समर्थन देने के लिए बाध्य हैं, विवश हैं। एक आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली महिला को देश के सबसे बड़े संवैधानिक प्रमुख के पद के संदर्भ में प्रत्याशी बनाया गया है। इसके संदर्भ में समर्थन न देने का फैसला हम कैसे ले सकते हैं? हद तो तब हो गई जब कांग्रेस में के अंदर भी इस बात के सुर उठने लगे कि हमें विचार करना चाहिए कि हमें वोट किसको देना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण आजकल जो बड़े नाराज चल रहे हैं, जब से राज्यसभा के संदर्भ में उनकी उम्मीदवारी नहीं मिली है, उन्होंने भी कल ट्वीट किया, मैं सोचता हूं विचार करना चाहिए पार्टी नेतृत्व को और द्रौपदी मुर्मू के प्रति समर्थन देना चाहिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि भाजपा का ये दांव कितना भारी पड़ा है विपक्ष की एकता के लिए। यही हमारा विषय है, मुर्मू का दांव भारी, विपक्ष में सेंध मारी। तो इस पर विस्तार से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक चातुर्य कब तक विपक्ष पर यूं ही भारी पड़ता रहेगा। विपक्ष किस दृष्टि से देखता है भाजपा की इन चालों को, तो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें और इस चर्चा का हिस्सा बन रहे अपने मेहमानों से आपका परिचय भी कराएं, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है। वो ये कहता है कि राजनीति में होना फुटबॉल टीम में कोच होने जैसा है। आप इतने बुद्धिमान हो कि खेल को समझ सकें और इतने मूर्ख कि ये सोच पाएं कि खेल महत्वपूर्ण है। यूजिन मैकार्थी के द्वारा जो ये बात कही गई थी, ये राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में विचार करने योग्य है। और इसी विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ चर्चा में है प्रेम प्रकाश पांडे जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, विचारवान राजनीतिज्ञ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वह हमारे साथ में हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से चर्चा में मौजूद हैं, बहुत संजीदगी भरे लहजे में अपनी बात रखते हैं। और इन सबके बीच में स्वतंत्र राय देने के लिए देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, हम सबके बेहद आदरणीय
गिरिजा शंकर जी भी खास तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बने। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय जी से करते हैं। उपाध्याय जी से इसलिए करते हैं कि विपक्ष ने दावा किया था कड़ी चुनौती देंगे। समय गुजरने के साथ तो चुनौती भी महसूस नहीं हो रही अजय उपाध्याय जी। फेरिस्त है मेरे पास। बीजू जनता दल से शुरू हुआ सिलसिला आपके सहयोगियों के द्वारा भी एक एक करके द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के रूप में सामने आ रहा है। शिवसेना बता रही है भाजपा ने पीठ में खंजर घोंपा है हमारे, पर हम वोट द्रौपदी मुर्मू को देने जा रहे हैं जिसे भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके साथ मिलकर सरकार चला रहा है, पर वोट द्रौपदी मुर्मू को देने जा रहा है। तो आपसे समझना चाहते हैं ये भाजपा की चली हुई चालें आपको कितना पस्त कर देती? जो परिस्थितियां हैं पूरी तरह से आप देखेंगे और विश्लेषण करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के गरिमा के अनुरूप जिस व्यक्ति को विपक्ष ने खड़ा किया है जी, साथ में उनके अनुभव को देखेंगे और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। मैं नहीं कहता कि जाति और धर्म की बात करेंगे तो बातें अलग हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि सर्वोच्च पद पर जाति और धर्म से ऊपर उठकर भारतीय संविधान की रक्षा करने वाला व्यक्ति उस जगह पर हो, मेरा ये मानना है। दूसरी बात, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं एक दो विचारधाराओं की लड़ाई है, धर्म जाति और क्षेत्र की लड़ाई नहीं है। यदि वैसी बात होती तो बहुत सारे चेहरे वैसे थे जिनको विपक्ष भी डाल सकता था, रख सकता था, लेकिन वैचारिक स्तर पर जब उस पद पे जाएगा कोई व्यक्ति तो संविधान की रक्षा करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए राष्ट्रपति एक कहीं न कहीं गार्जियन की हैसियत से होगा। वो कैसे इस पूरे परिस्थितियों में आज जो नेशन देश का हाल है और जो परिस्थितियां देश में है उस पर राष्ट्रपति की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो कैसे उस अपने पद और गरिमा को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेगा। आरएसएस की विचारधारा जिस तरह से पूरे देश में एक वर्ग विशेष को प्रताड़ित करने की, समाज के उन हाशिए पर गए लोगों को प्रताड़ित करने की है, उन लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाएंगे। ठीक है, आपने एक चेहरा जरूर द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया है, आप उनको दलित आदिवासी के नाम पे आप आगे ला रहे हैं, लेकिन सच्चाई पूरा देश देखा है। 5 साल राष्ट्रपति इससे पहले गोविंद जो अभी हैं उनको भी देखा है कि उनके रहते हुए दलितों पर कितना अत्याचार पूरे देश में हुआ। ठीक है, वो उनके परव्यू में नहीं है, और लेकिन उनको किस तरह से नागपुर का जब कार्यक्रम था, कानपुर उत्तर प्रदेश में, तो देखा कैसे वो वेटिंग में थे प्रधानमंत्री जी के। राष्ट्रपति की पद और गरिमा की एक अपनी मर्यादा है। संवैधानिक परिस्थितियों में हमने वैसे ही व्यक्ति को खड़ा करने का प्रयास किया जो वैचारिक आधार पर लड़ने की स्थिति में हो और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिसका अपना एक पहचान हो। मुझे लगता है कि विपक्ष के साथी जो आपने प्रश्न किया है डॉक्टर साहब, विपक्ष के साथी कुछ लोगों की स्थानीय अपनी व्यवहारिक राजनीति की परिस्थितियां हो सकती है और उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन ओवरऑल समग्र विपक्ष एक साथ है। रिजल्ट आएगा। प्रजातंत्र का ये है मामला। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के तहत जीत हार जिसकी भी हो, लोकतंत्र जीतना चाहिए, हम लोग का यही आशय। अयोध्या, वाकई आपने क्या आंखें बिल्कुल मूंद रखी है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा, इसके संदर्भ में भी आपको लगता है कि कोई और रिजल्ट आएगा? एक सवाल तो ये है। दूसरा, आप बता रहे हैं कि आपने कितने व्यापक दृष्टिकोण से, कितने देश के संदर्भ में दूरदृष्टि को देखते हुए, देश की गरिमा को देखते हुए, पद की गरिमा को देखते हुए प्रत्याशी मैदान में दिया। आप चाह रहे हैं कि देश इस बात को समझे, देश इसको समझ पाए। आपसे अपने साथी तो समझाए नहीं जा रहे, दावा देश को समझाने के लिए कर रहे हैं। अपनी सफलता के लिए कुछ कहेंगे? आपने जितने व्यापक दृष्टिकोण के साथ प्रत्याशी घोषित किया, जो उस प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में हिस्सेदार थे, वह भी समय गुजरते साथ इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रत्याशी चयन ठीक नहीं हुआ, सामने वाला प्रत्याशी ज़्यादा बेहतर है। सब अपने अपने तरीके से दलील दे रहे हैं और बता रहे हैं प्रत्याशी ऐसा उतारा है सामने वाले ने कि उसके खिलाफ जाना ठीक नहीं है। अपनी नाकामी को, अपने चयन को लेकर कोई खींच नहीं है आपको, कोई मलाल नहीं है, कोई अफसोस नहीं है कि एक संयुक्त रूप से हमें मुकाबला करना था। देश के लिए जिस सरकार को आप खतरा बताते हैं, आपके अपने साथी उस सरकार के साथ जाके खड़े हो गए। क्या कहते हैं अजय जी? डॉक्टर साहब, राजनीतिक अवसरवादिता अपनी जगह पे है, राजनीतिक मजबूरियां अपनी जगह पे है, लेकिन हमने, कांग्रेस पार्टी ने जिस कैंडिडेट को समर्थन दिया वो पूरी तरह सोच समझकर समर्थन दिया, जिनका अपना एक प्रशासनिक अनुभव है, 40 वर्षों का राजनीतिक अनुभव भी है। साथ में उन्होंने जो है देश के विभिन्न पदों पर विदेश मंत्री से वित्त मंत्री तक का सफर तय किया है
और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो निर्णय ली है वो देश के एक मजबूत व्यक्ति के साथ खड़ा होने का प्रयास की है। ठीक है, मैं बहुत माफी के साथ जो मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास जाऊंगा, उससे पहले एक सवाल और करना चाहूंगा डॉक्टर अजय उपाध्याय। आप बार बार यशवंत सिन्हा जी का कैंडिडेचर बता रहे हैं, 40 साल का अनुभव है, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, राजनीतिक अनुभव भी है। द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। एक महिला इस देश के लोकतंत्र के चलते जो शिक्षक रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर रही है, कोई दोयम दर्जे का काम नहीं है, आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखती है, लेकिन पढ़ी लिखी है, नगर पंचायत के पार्षद से अपना राजनीतिक सफर शुरू करती हैं 1997 में, और आज देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने जाती हुई दिख रही हैं। क्या इसके संदर्भ में आपका ऐतराज है? वह विधायक रहीं, जनता के द्वारा चुनी हुई, वह राज्य में मंत्री रहीं, उस दायित्व को निभाया, राज्यपाल के तौर पर सेवाएं दी। क्या वाकई इतना हल्का प्रत्याशी है वो? क्या आप कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को देखिए? क्या वाकई द्रौपदी मुर्मू की कोई योग्यता नहीं, उसके लिए कोई सम्मान नहीं, उसके लिए कोई स्थान नहीं? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और मैं कहता हूं कि जो आपने अभी जो उनके बायोडाटा को आज पब्लिक में लाने का प्रयास किया है, मुझे खुशी होती कि इन्हीं उपलब्धियों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी और बाकी भाजपा के साथी आगे लेकर आते, लेकिन एजेंडा वो इस पर नहीं लाना चाहते, योग्यता को खुद नहीं चाहते कि वो योग्यता उनकी आए बाहर, बल्कि वो बाकी तथ्यों पर ध्यान दे रहे हैं और समीकरण की राजनीति में लगे हैं। मैं कहता हूं राष्ट्रपति के पद को समीकरण और जाति और धर्म और समुदाय से ऊपर रखिए, और यदि जातीय कल्याण की आपकी प्रवृत्ति है तो देखा है ना दलित आदिवासियों का क्या आपने हाल क्या किया हाल है। किया? अजय उपाध्याय जी का कहना है आपने जिस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया उसी ने उनकी योग्यता को लेकर कोई बात नहीं की। प्रेम प्रकाश पांडे जी मेरे साथ में, और उनसे ही ये सवाल है, एक विचारवान पार्टी अपने प्रत्याशी के संदर्भ में केवल इस उपलब्धि को प्रचारित कर रही है कि देखो हमने एक आदिवासी को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। क्या बदल जाएगा, ये लोगों का सवाल है। प्रेम प्रकाश जी, रामनाथ कोविंद जी को आपने राष्ट्रपति बनवाया, दलितों की स्थिति में क्या सुधार देश के संदर्भ में हो गया? जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, दलितों को अपनी बारात में घोड़ी पर बैठने तक के तो अधिकार नहीं रहते। इतनी घटनाएं रोशनी में आती हैं कि यहाँ पीट दिए गए, वहाँ पर कूट दिए गए, यहाँ पर उतार दिए गए, और अब आदिवासी महिला के संदर्भ में तो आप ऐसे बता रहे हैं जैसे द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना इस देश के आदिवासियों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला देगा और आदिवासियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अजय उपाध्याय जी इस पर चर्चा चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए, अजय उपाध्याय जी अपनी पार्टी की बात कर रहे थे जी, और उन्होंने कहा कि चुनाव कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, लोकतंत्र जीतना चाहिए जी। अभी कांग्रेस के और उनके साथ के बहुत सारे लोग बार बार लोकतंत्र की ही दुहाई देते हैं जी। भाई लोकतंत्र में तो कैंडिडेट है, वोट पड़ेंगे, वोट विधायक सांसदों को देना है। अब कैंडिडेचर की जब वो बात कर रहे थे तो बोले प्रशासनिक अनुभव है, हमारा कैंडिडेट जो है आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ने वाला है। अब यशवंत सिन्हा जी तो प्रशासनिक अनुभव के बाद जब राजनीति के क्षेत्र में आए तो इसी आरएसएस विचारधारा के राजनीतिक विचारधारा भाजपा के अंतर्गत ही कार्य किया जी। तो वैचारिक आधार पर भी नहीं। और जहां तक मुर्मू जी का आपने जो बताया कि भाई शिक्षक से लेकर के पार्षद से लेकर राजनीतिक अनुभव और संवैधानिक अनुभव, देखिए दो है। यशवंत सिन्हा जी के प्रशासनिक अनुभव होंगे, वो एग्जीक्यूटिव भी मिनिस्टर भी रहे, लेकिन संवैधानिक अनुभव अपने आप का एक अलग है जी। और वो यशवंत सिन्हा जी के पास नहीं है। अगर हम क्वालिटी पर भी बात करें तो जी, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी मंत्री, तो मंत्री सामान्य तौर पे एग्जीक्यूटिव ही होते हैं जी। तो मंत्री का काम जो बाकी कार्य है और संविधान की रक्षा और संविधान के अंतर्गत कार्य करना जी। जहां तक अनुसूचित जाति जनजाति की बात है, देखिए ये तो एक संविधान के रक्षक के रूप में और योग्य व्यक्तियों को भी हम लोगों ने चयन करके किया। हमारे पास दो अवसर मिले, अटल जी के समय मिला, हमने एपीजे अब्दुल कलाम को रखा जी, जिसके आधार पे तो लोग बोलते थे कि भाई हमारा जो विचारधारा आज जो चारों तरफ फैला रहे हैं कि एक वर्ग के खिलाफ है, हमने अब्दुल कलाम को रखा। आज पिछली बार अवसर मिला, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को रखा।
अभी अनुसूचित जनजाति की महिला सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति नहीं, इनके समाज में अपने किए गए योगदान और इनकी व्यक्तिगत जो योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को भी कहीं नहीं नकारा मैं जाता। माफी के साथ प्रेम प्रकाश जी आपसे जानना चाहूंगा, जो अंतर है ना, जो आप एपीजे अब्दुल कलाम को उल्लेख कर रहे हैं, अटल जी के दौर में और आज के दौर में यही तो अंतर है जिसको लेकर अजय उपाध्याय जी बात करना चाहते हैं, या देश का एक बड़ा वर्ग है जो बात करना चाहता है। जब अटल जी की संयुक्त सरकार के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया था, तो बात ये नहीं कही गई थी कि एक मुसलमान को इस देश के सर्वोच्च पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। बात ये कही गई थी कि इस देश के बेटे को, इस देश के नहीं दुनिया के महान वैज्ञानिक को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन रामनाथ कोविंद जी के संदर्भ में प्रत्याशी बनाते समय देश को आपने ये नहीं बताया कि एक योग्य राजनीतिक को हम प्रत्याशी बना, आपने बताया एक दलित के बेटे को हम राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बना रहे हैं। आज भी आपने पूरी ताकत इस बात को स्थापित करने में लगाई है कि देखो हमारा बड़प्पन, देखो हमारी उदारता, देखो हमारा विशाल हृदय, कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बना दिया। इसके लिए हमारी जितनी भी जय जयकार करो कम है, हमारे इस व्यापक दृष्टिकोण के लिए आप जितनी सराहना करो कम है। योग्यता को आपने स्थान कहाँ दिया है? आपने तो पूरी ताकत ही इस बात में लगाई कि इनकी जाति को पहचानो। और जो समर्थन में तमाम राजनीतिक दल अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, वो भी कहां कह रहे हैं कि हमने एक विदुषी महिला को समर्थन देने का फैसला किया है, हमने एक योग्य महिला को फैसला किया है समर्थन देने का, वह भी यही बता रहे हैं एक दलित आदिवासी महिला के समर्थन देना का फैसला हमने किया है। कहां ले जा रहे हैं देश को? प्रेम प्रकाश जी, सवाल है देखने का। हमने योग्यता के आधार पर भी जो प्रत्याशी दिया, आपने स्वयं बताया कि शिक्षा जगत से जुड़ी रही हैं, शिक्षक रही हैं, पार्षद रही, विधायक रही, और अपने दम पे समाज सेवा करना। इनके पति के देहांत, बच्चों के बाद किन मानसिक परिस्थितियों से निकल के, तो वो खुद का जो व्यक्तित्व है कि वो एक फाइटर भी है और वो अपनी तमाम परिस्थितियों से लड़ते हुए यहाँ तक आई। आप अब लोगों के जो परसेप्शन है देखने का और दिखाने की जब आप बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि कोई भी व्यक्ति होगा, अगर जहां तक ठीक है समाज के हम लोग के जो भी नेतृत्व और विचारधारा है, उसमें समाज के हर वर्ग को हर जगह पर योग्यता के आधार पर उनको उचित स्थान देना, तो इसमें गलत क्या हो गया है? अब सवाल ये है कि आपका जो है वही योग्य है, ऐसा कैसे होगा? योग्य तो हमारा भी है, और जितने विधायक या सांसद, आखिर ये जो बाकी राजनीतिक दल भी आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, वो आखिर उस योग्यता को भी तो जानते हुए। आज तो उनका कितना मार्मिक भाषण आज मुर्मू जी का रहा है कि भाई परिवार तो हमारा नहीं रहा, आज पूरा देश हमारा परिवार है, देश ने हाथों हाथ उठा लिया। तो ये कहना कि सिर्फ वो आदिवासी हैं इसलिए उसको प्रचारित किया, नहीं, उनमें योग्यता भी है। जनजाति प्रेम प्रकाश जी बोल रहे हैं नहीं उनमें योग्यता भी है, पर कुल मिला के सियासत जिस ओर जा रही है वो तो सामने दिखाई दे रही है ना। मैं गिरिजा शंकर जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसने यशवंत सिन्हा के चयन में बड़ी भूमिका निभाई थी, बड़ी भूमिका दो रूपों में थी। एक, शरद पवार ने अपनी उम्मीदवारी को स्पष्ट इंकार कर दिया था, और दूसरा, जिस बैठक में यशवंत सिन्हा कई लोगों की नाके बाद चुने गए थे, उसमें भूमिका निभाए थे। तो आपसे जानना चाहता हूं ब्रजमोहन जी, क्या सराहना करें शरद पवार जी की? एक बार फिर आपके अनुसार राजनीति के डीन दूरदर्शी साबित हुए। उन्हें पता था हर्ष क्या होने वाला है, इसलिए पवार जी ने पहले ही मना कर दिया था, मैं इस चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूं। एक औपचारिक लड़ाई मात्र बनकर रह गई। क्या आप मानते हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी कि भाजपा के रणनीतिक फैसलों का, राजनीतिक फैसलों का तोड़ विपक्ष के पास नहीं है? सीधी बात। देखिए डॉक्टर साहब, दो तीन बातें मैं पहले शुरुआत में स्पष्ट कर दूं जी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आज भी यशवंत सिन्हा साहब हैं जी, और हमारा हर सांसद और हर विधायक ऑलरेडी यशवंत सिन्हा साहब को वोट देगा जी, ये जानते हुए कि जीत उनके करीब नहीं है। तो स्पष्ट बात है
इसको स्वीकार करने में मैं सोचता हूँ कोई गलती नहीं कर रहा हूँ जी। लेकिन जहां तक बात इस बात की है कि लोकतंत्र में विपक्ष यदि अपनी उपस्थिति को बताएगा ही नहीं जी। तो फिर ये लोकतंत्र चलेगा कैसे। जी। आप अगर पीछे देखें कई बार भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवार कांग्रेस के मुकाबले खड़े हुए और उनको पराजय देखना पड़ी। जानती थी भारतीय जनता पार्टी कि हमारा उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतेगा, लेकिन लोकतंत्र के लिए अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ये प्रयोग हमेशा लोकतंत्र में होता है और इसी प्रयोग को इस बार विपक्ष ने भी किया है। जहां तक बात उम्मीदवारों की मेरिट्स की है, हमको बेहतर लगे आदरणीय यशवंत सिन्हा साहब, हमको ऐसा लगा कि देश के रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, उनको हम लोगों ने मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, वहां पर उनको आदिवासी वोट चाहिए क्योंकि वहां पे आप पार्टी के जो प्रत्याशी, आप पार्टी के जो नेता है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, वो पूरी ताकत से फोकस किए हुए वहां की 27 सीटों के ऊपर जो ट्राइबल सीट है, तो उनकी अपनी रणनीति है और उस रणनीति के तहत उन्होंने इस बात को प्लान किया है और उनके पास इसकी सफलता का कारण भी है। 2014 में जब चुनाव हुए तो जब सीट थी उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 67 इलेक्शंस जीते थे, लेकिन जब आदरणीय कोविंद साहब को उन्होंने 2017 में राष्ट्रपति बनाया तो वो बढ़ के 10 सीटें और बढ़ गई। 2019 में उन्होंने 77 सीटें जीती। हम सब लोग जानते हैं कि देश में 1250 सीटें ऐसी हैं जो SC/ST में के लिए रिजर्व है, तो उनकी अपनी रणनीति पूरी तौर से चुनाव को लेकर है और वो उसको अपने ढंग से कर रहे हैं। ये बात विपक्ष को भी, हम लोगों को भी करना चाहिए, हम लोगों को कोई करने से नहीं रोक रहा है, लेकिन जो रणनीति बननी चाहिए, चूंकि बहुत सारे राजनीतिक दल है, बहुत सारी उसमें विचारधारा है, बहुत सी उनकी अपनी स्थानीय स्तर के अपने राज्यों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो शायद हो सकता है उसमें हम उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि आदरणीय यशवंत सिन्हा एक देश के अनुरूप एक बेहतर उम्मीदवार हैं। मैं इसको आदरणीय मुर्मू जी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात सच है कि वो एक बेहतर उम्मीदवार है। अगर हम महिलाओं के रूप में देखते हैं, एक ट्राइबल लेडी के रूप में देखते हैं, निश्चित रूप से कि ट्राइबल्स में उतनी पढ़ी लिखी महिलाएं, उतनी समर्पित महिलाओं का अभाव है। हो सकता है कि मुर्मू जी के आने से महिलाओं को भी और खासतौर से आदिवासी महिलाओं के लिए एक आदर्श पैदा हो जाए। तो ये अपने अपने प्रयोग है। अब ये देखना होगा कि इस प्रयोग में सफलता किसको मिलती है और उसका लाभ आने वाले दिनों में राजनीति में कौन लेता है। नहीं, राजनीति में लाभ आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? विपक्ष ने ये जताया था कि हम एकजुट हैं। ममता बनर्जी उस एकजुटता की प्रतीक बनकर दिल्ली में बैठक करने आई थी। सबने मिलकर उम्मीदवार चयन किया था, प्रस्तुत किया। देख रहे हैं जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, आप लोगों के कपड़े उतर रहे हैं। हर रोज एक दल संयुक्त विपक्ष का साथ छोड़ द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ऐलान कर रहा है। विपक्ष अर्धनग्न स्थिति में दिखाई दे रहा है। क्या इसको देखकर आपको नहीं लगता है ब्रजमोहन जी चूक गए आप प्रत्याशी चयन के संदर्भ में, चुनौती देने के संदर्भ में? या भारतीय जनता पार्टी की सराहना नहीं करना चाहेंगे कि उन्होंने प्रत्याशी चयन में ऐसा दांव खेल दिया कि आपकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं? देखिए, ये बात तो सच है कि जिस प्रकार से विपक्ष के विभिन्न दलों को, विभिन्न लोगों को मुर्मू जी के लिए आना पड़ा सामने, इससे तो ये कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इस मामले में निश्चित रूप से विपक्ष के मुकाबले बेहतर रही है। लेकिन हम ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी का मुरीद इस बात के लिए है कि वो कम से कम सच बात अपनी पार्टी की सीमाओं में रहते हुए भी स्वीकार कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ये बात तो सच है कि भाजपा की रणनीति ज़्यादा सफल रही, हमारे बीच से लोग बिखर गए। लेकिन मैं गिरिजा शंकर जी के पास जाना चाहता हूँ इसको विस्तार देने के लिए। क्या गिरिजा जी आप नहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व हर मसले पर कहीं ज़्यादा दूरदर्शी है, विपक्ष के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से न केवल सोचता है बल्कि क्रियान्वित करता है? द्रौपदी मुर्मू को घर से उठाकर अचानक आदिवासी अस्मिता का प्रतीक बनाकर उसने विपक्ष को छितरा कर रख दिया। इसके संदर्भ में आपकी टिप्पणी कैसे देखते हैं आप इस पूरी कार्य योजना को? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव का जब मामला आया जी, तो संख्या बल के आधार पर यह बहुत साफ था कि भले ही वो 1-2% वोट कम रहे हों बीजेपी के पास उस दौरान जी, लेकिन वो 1-2-3% वोट कवर कर लेती और उनका कैंडिडेट चाहे वो जिसको भी खड़ा करते
वो बहुमत से जीतने की स्थिति में था। जी। इसलिए बीजेपी के सामने सवाल ये नहीं था कि राष्ट्रपति का चुनाव हम जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। जी। उनके सामने सवाल ये था कि जीतने वाले इस अवसर पर उसको किसने बेहतर ढंग से प्रत्याशी चयन के रूप में हम राजनीतिक रूप से अपने फायदे के लिए या आने वाले समय में अपने आप को बेहतर करने के लिए हम कैसा उपयोग करें। उन्होंने बहुत बेहतर उपयोग किया। जी। जहां तक सवाल विपक्ष का है, विपक्ष को ये मालूम था डे वन से कि सारे विपक्ष जिसको मिलाकर 51% शायद होते, वो कभी एक हो नहीं सकते थे। बीजू जनता दल तो साथ में था ही नहीं विपक्ष के, तो जाहिर है कि आपके पास जीतने की कोई गुंजाइश विपक्ष के पास नहीं थी। लेकिन एक बहुत बेहतरीन मौका उनके पास था प्रत्याशी पर न जाकर। यदि वो इस चुनाव को, जिस विचारधारा की बात करते हैं, जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस संविधान की बात करते हैं, यदि उसके मुद्दे पर वो खड़े हो जाते और बात यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव में जीत हार के बहाने यदि विपक्ष एक विचारधारा के साथ खड़ा होता अपने प्रत्याशी के बजाय, तो शायद एक बेहतर अपने आप को पॉलिटिकली देश के सामने वो प्रस्तुत कर सकती थी। अब सवाल कहाँ हुआ? सबसे बड़ा दल न हो, लेकिन सबसे पुराना दल, और ये शरद पवार और ममता बनर्जी और बाकी तमाम लोग भी मानते रहे हैं कि विपक्षी एकता की क्या सूत्रधार जो है वो कांग्रेस ही हो सकती है। तमाम जो लोग कांग्रेस से सहमत नहीं है वो भी ये बात मानते हैं। लेकिन इस राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी चयन का या विपक्षी एकता का की सूत्रधार कौन बनी? ममता बनर्जी। जाहिर है कि पहली चूक जो है वो विपक्ष में ये हुई। दूसरी चूक ये हुई कि जब उन्होंने प्रत्याशियों को ऑफर देना शुरू किया तो एक एक करके वो सारे लोग अलग होते गए चुनाव लड़ने से। यानी कि उनके पास कायदे से कोई इतनी भी रणनीति नहीं बन पाई थी कि किसी एक नाम पर पहले तय करके फिर वो नाम पब्लिक में आए। अब पब्लिक में नाम आया शरद पवार, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लड़ेंगे। शेख अब्दुल्ला का नाम आया, वो कहा हम नहीं लड़ेंगे। तो जब विपक्ष की प्रत्याशी चयन के प्रोसेस में यह हालत हो गई थी कि उनको प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे थे, फिर जो प्रत्याशी तय किया उन्होंने, यदि आप विचारधारा की बात करते हैं, आप आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से लड़ने की बात करते हैं और आप उस राजनेता को अपना प्रत्याशी बनाते हैं जो बीजेपी से ही आपके दल में आया है, तो आपके वैचारिक स्टैंड तो वैसे ही खारिज हो जाता है। और जो लोग अलग अलग दलों के लोग जो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में एक के बाद एक आते जा रहे हैं, इसको ये बिल्कुल मत मानिए कि वो कोई बीजेपी की विचारधारा से सहमत हैं या द्रौपदी मुर्मू के कैंडिडेचर को बहुत अच्छा मान रहे हैं। उनके पास विकल्प नहीं है। उनको मालूम है, दिख रहा है कि वो बहुत क्लियर कट जीत रही हैं। अब उसके बाद वो यशवंत सिन्हा या किसी और पर दांव लगाएं, ऐसी जो गलतियां राजनीतिक रूप से बहुत सारे दल नहीं करना चाहेंगे। और विपक्ष का जो कैंडिडेट खड़ा करने के बाद जिस तरह की लॉबिंग विपक्ष के नेताओं को और दलों के बीच में होनी चाहिए थी, उसमें से कुछ नहीं किया गया। यहां तक के कि मैं तो ये कहता हूं कि चुनाव को आप किनारे कर दीजिए, ये जानते हुए भी हमने इसके पहले भी राष्ट्रपति के चुनाव देखे हैं, जब ये मालूम होता था विपक्ष को कि कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ हमारा हारना तय है, उसके बावजूद भी कैंडिडेट खड़ा करना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इसके जरिए आप जिस विचारधारा के लिए खड़े हैं, जिस विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस विचारधारा का मुद्दा यदि आप बना देते प्रेसिडेंट चुनाव में, तो कैंडिडेट गौण हो जाते और विचारधारा की लड़ाई होती। विचारधारा की लड़ाई बनाने में या विचारधारा को एजेंडा बनाने में भी विपक्ष पूरी तौर पर असफल रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से असफल रहा है। मैं एक बात और गिरिजा शंकर जी आपसे करना चाहूंगा, फिर वापस डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास जाऊंगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर 2022 में राष्ट्रपति पद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी के रूप में लड़ रही है। जैसे एक कैंडिडेट के संदर्भ में पूरी प्रक्रिया के माध्यम से कई हितों को साध रही है। दलितों के संदर्भ में पहले ही बृजभूषण श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ गया 2017 के बाद में। जब 2019 के चुनाव हुए तो 2014 के मुकाबले दलित बहुल वाली सीटों पर ज्यादा संख्या में भाजपा के लोग जीते। अब आदिवासी वर्ग के संदर्भ में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा फोकस इस पर किया है कि पहचानो इस बात को, एक आदिवासी महिला को भाजपा ही ऐसा दृष्टिकोण रखती है कि राष्ट्रपति पद पर पहुंचा सकती है।
नहीं, ये बिल्कुल सही है कि बहुत एक रणनीति के तहत ये नाम तय हुआ है जी और इसको मैं केवल चुनावी सफलता तक सीमित नहीं करना चाहता। जी दरअसल चुनावों में जो स्थिति पिछले 2 चुनाव से बीजेपी की है, तो जी आने वाले चुनाव में उनकी क्या स्थिति होगी, ये सब लोग इसको देख रहे हैं। जी आप ये देखिए कि जो आदिवासी समाज है, वो बीजेपी के साथ बहुत शिद्दत के साथ कभी जुड़ा नहीं रहा जी और यदि आप जो चुनावी लाभ हानि से अलग उसके जी आगे जाके देखें तो पिछले कई सालों से समरसता सम्मेलन और समरसता कुंभ इस तरह से जो आरएसएस है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अपने साथ जोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। ये जो उनकी रणनीति है वो केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। जी एक बृहत्तर हिंद समाज बनाने की जो बात हमेशा होती रही है आरएसएस की तरफ से और लगातार आदिवासियों के कुंभ, आदिवासियों के सम्मेलन और समरसता जो चीजें होती रही हैं, ये उस एजेंडा को भी पूरा कर रहा है। तो गिरिजा शंकर जी और व्यापक दृष्टि दे रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल भाजपा का एजेंडा पूरा नहीं हो रहा है, इन कदमों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो दृष्टिकोण है वो भी जमीनी स्तर पर ज्यादा बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो रहा है। एक वृहद हिंदू समाज को संगठित करने की जिस योजना पर संघ वर्षों से काम करता चला आ रहा है, ये फैसले कहीं ना कहीं उस कोशिशों को भी मजबूत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास इस विचार के साथ आना चाहता हूं कि एक तरफ भाजपा है जो हर कदम आने वाले समय को देखकर उठाती है और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर नेतृत्व दे पाने में आप नाकाम रहे, विपक्ष का इस नाकामी को लेकर क्या कहेंगे? एक भारतीय जनता पार्टी है, उसने प्रत्याशी चुना कहां से? आदिवासी वर्ग से महिला देनी थी। ऐसा नहीं है कि केवल उड़ीसा में ही आदिवासी वर्ग के बीच का कोई चेहरा भाजपा के पास था, वह मध्य प्रदेश से भी दे सकती थी, झारखंड से भी दे सकती थी और भी तमाम राज्य जहां से दे सकती थी, पर उड़ीसा से क्यों? उसने क्या केवल और केवल 2024 में लोकसभा को ध्यान में रखा है? या आप देख पा रहे हैं कि उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भी एक संदेश देने की कोशिश भाजपा ने की है? क्या आप देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से एक फैसले के माध्यम से कितने हितों को साधती है? दूसरी तरफ आप हैं, राज्यसभा के लिए प्रत्याशी चयन की बात होती है तो जिन 2 राज्यों में ले देकर आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की बची है, वहां से भी एक आदमी को चुनने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। ये दृष्टि के संदर्भ में, दूरंदेशी के संदर्भ में अंतर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय? डॉक्टर साहब 2-3 प्रश्न आए हैं, लेकिन पहले मैं गिरिजा शंकर वाजपेयी जी वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं और मैं बड़ा रियल में व्यक्तिगत सम्मान उनका करता हूं। मुलाकात बेशक नहीं हुई लेकिन उनके विश्लेषण को मैं लगातार सुनने का मौका मिलता है आप लोगों के माध्यम से जी। उनकी कई चीजों से मैं सहमत होते हुए भी कुछ बातों से असहमत होना चाहता हूं जो प्रजातांत्रिक तरीके हैं, और मैं ये मानता हूं कि भाजपा के दृष्टिकोण बेशक राजनीति के हैं और राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति के होंगे, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन राजनीति के साथ जो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है, मुझे लगता है उससे व्यापकता के साथ उसको देखने की जरूरत है कि हम सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं या उस वर्ग को सच में इंपावर करना चाहते हैं। आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो अभी संशोधन अभी कुछ ही दिन पहले आया है, मैं मुखातिब इसलिए वरिष्ठ पत्रकार साहब से हूं क्योंकि वो इस मुद्दे को समझते हैं और जानते हैं, उनका अनुभव है बस्तर से लेकर सब जगह कैसे उनके राइट्स को खत्म करने का प्रयास है और कहीं ना कहीं अपने जो पूंजीपति मित्र है उसको अब जंगल, जल और जमीन के रास्ते पहुंचाने का प्रयास है। एक तरफ तो आप राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और उसका ढोल पीट करके वोट भी लेना चाहते हैं। मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जब आपने बताया कि देखिए फॉरेस्ट के संदर्भ में कैसा अभी किया गया है। क्या आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जिस समय पे झारखंड की राज्यपाल थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, आदिवासियों की जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल के संदर्भ में एक विधेयक लेकर आई थी। यही द्रौपदी मुर्मू थी। भाजपा की सरकार होते हुए, भाजपा का मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने उस विधेयक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। क्या कहेंगे ऐसी महिला के विरोध के संदर्भ में? आप आदिवासियों के हितों की चिंता कर रहे हैं, दलगत राजनीति से परे जाकर आदिवासियों के हित में क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका परिचय अतीत में द्रौपदी मुर्मू ने दिया। भूल जाएंगे लोग? मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में यदि वो राष्ट्रपति बनती हैं और जिन मंशा और उद्देश्य से
भाजपा ने उनको रखा है। संवैधानिक संरचनाओं के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कानून आएंगे जो आदिवासियों के हित में होंगे, और उस पर मुझे लगता है कि वो यदि आगे स्टैंड करेंगी तो जरूर मैं समय पर धन्यवाद उनको दूंगा। अभी की परिस्थिति अलग थी वहां के राजनीति में जो आपने बात रखी है। मैं साथ में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, वरिष्ठ हैं, एज में भी, अनुभव में भी, उनका भी बड़ा सम्मान है मुझे, और मैं उनसे भी चर्चा के दरमियान जो उन्होंने बात रखी है, उन्होंने कुछ सच्चाई व्यक्त करने का प्रयास किया है, लेकिन मैं आग्रह उनसे करूंगा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इन्हीं सच्चाई को रखने का प्रयास करे कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक शिक्षिका है, एक सामान्य परिवार से आती हैं, ये उनकी योग्यता के आधार पर भाजपा ने उनको चुना है, न कि किसी जाति और धर्म और किसी क्षेत्र के नाम पे चुना है, और जिसके कारण पूरी देश की राजनीति की जो दिशा तय करने का प्रयास हो रहा है, एक तरफ आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, और दूसरी तरफ उनको सिर्फ आगे करके और सिर्फ वोट की राजनीति करना। आपने ठीक कहा वाजपेयी जी, और आपने भी प्रश्न किया है कि ये ग्रैंड एजेंडा है आरएसएस का, ये नागपुर से सारी चीजें चल रही है, इसमें एजेंडा सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के एम्पावरमेंट का होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। अरे डॉक्टर साहब, आपने सारी बात कह दी। आपने कह दिया ये अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं, अपनी रणनीति पर चल रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने एजेंडे को क्रियान्वित करने के लिए चल रहे हैं। हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं भाई, सारे मामलों में ये सोच रहे हैं और उसे क्रियान्वित करने में सफल भी हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल है। आप कुछ करेंगे या केवल इस बात का विलाप ही करते रहेंगे कि देखो ये जो सोचते हैं उसे कर भी लेते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। इन्होंने एक प्रत्याशी घोषित किया, कितने हित साध लिए, आरएसएस का एजेंडा भी पूरा हो गया, भाजपा का 2024 का एजेंडा भी पूरा हो रहा है, एक राज्य को भी कब्जे में लेने की कोशिश हो रही है। कई राज्यों के संदर्भ में ब्रजमोहन जी बता रहे हैं अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, हिमाचल में, उसे भी साध ले रहे हैं। आप इनकी कुशलता देखो, एक प्रत्याशी भर घोषित किया, आप सब बता रहे हो कितना कुछ सद गया। एक आप हैं, इतना अनुभवी राजनीतिक दल है, 137 साल का इतिहास है, इतनी समृद्ध विरासत रही है, फिर भी फैसले क्या लेते हैं? 2 राज्यों में सरकार बची है, उस सरकार का भी सम्मान नहीं रख पाते, उस सरकार के संदर्भ में भी उसे मुंह दिखाने के लिए ये अवसर नहीं देते कि वो अपने राज्य में बता सके कि देखो हमें आपने मौका दिया, हमने इनको मौका दिया, उन्हें भी थोप दिया बाहर से लोगों को ला लाकर। यही तो सवाल है अजय जी, क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, दोनों प्रश्न का उत्तर। पहली बात, इतने बड़े राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ होता है, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने का माध्यम नहीं होना चाहिए। हमने वैचारिक आधार पर जो बातें रखनी थी हमने रखी है, व्यक्ति से विचारधारा नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं फिर से आपसे पूछ लेता हूं, आप राष्ट्रपति का चुनाव इतना गरिमापूर्ण है, राष्ट्रपति चुनाव का मसला ही है, आपने प्रतिभा राय पाटिल को चुना था, उस समय पर ऐसा क्या था? और द्रौपदी मुर्मू को अगर इन्होंने बना दिया तो क्या गुनाह कर दिए? चलो इतना ही बता दीजिए, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा राय पाटिल, जरा बता दीजिए। कितना प्यारा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा लगा। जो प्रतिभा जी को हम लोगों ने चुना था, पहली महिला का निश्चित तौर पे हमें अधिकार देना था, और एक पहली महिला है भारत में जो राष्ट्रपति के पद पर पहली, अब दूसरी महिला पहुंचने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं था हम लोगों के जहन में कि एक आधी आबादी जो देश की है उसको हम रिप्रेजेंट करें, कोई बुराई नहीं है, और उसको हमने किया। हाँ, दूसरा प्रश्न आपने राज्यों के राजनीतिक कांग्रेस के बारे में भी पूछी है, उसका प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे देश की राजनीति में जहां जहां कांग्रेस को अपने राज्यसभा सदस्यों को देने की बात आई, हमने सक्षम पुराने कमिटेड कांग्रेस के जो समर्पित लोग थे उन्हीं लोगों को लेकर के प्रयास किया अलग अलग राज्यों में स्पेस देने का, और उसमें छत्तीसगढ़ भी आया। मैं समझता हूं आपका दर्द, आप हरियाणा छत्तीसगढ़ के को बहुत दिनों से देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों से आपका प्रेम है, तो निश्चित तौर पे आप चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के रिप्रेजेंटेटिव छत्तीसगढ़ से हों। लेकिन राज्यसभा का जो परिस्थितियां होती हैं उनमें सभी कांग्रेस ने सभी राज्यों में, 7 राज्यों में अलग अलग प्रदेश के लोगों को जो कांग्रेस के समर्पित लोग थे उनको एकोमोडेट किया। वो समर्पित लोग सवाल कर रहे थे ट्वीट के माध्यम से। अजय उपाध्याय जी, आपने पढ़े थे ना अपने साथियों के, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई, मेरी साधना में क्या कमी रह गई, वो आपको याद होगा। बाकी प्रतिभा पाटिल जी के संदर्भ में मैंने सवाल किया, आपसे उत्तर दिया नहीं गया। आपने कह दिया आधी आबादी को हम प्रतिनिधित्व देना चाहते थे। 55 साल से ज़्यादा समय तक राज किया आपने इस देश में, 55 साल बाद आपको याद आया अरे आधी आबादी को तो हमने प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया, अब दे देते हैं। और उसके संदर्भ में दलील क्या दी गई थी? आपके एक नेता ने बताया था, प्रतिभा पाटिल वो नेता हैं, जब इंदिरा गांधी आपातकाल के दौरान थी तो उनकी किचन जो है प्रतिभा पाटिल संभालती थी।
कम से कम भाजपा को ऐसा उत्तर देने की नौबत नहीं आई है। द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में जब प्रत्याशी बनाया गया है तो उसके आयामों पर हम बात कर रहे हैं। मैं वापस प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास जाना चाहता हूँ और प्रेम प्रकाश जी से जानना चाहता हूँ कि सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस की गलतियों के संदर्भ में आप रेखांकित करते हैं, पर क्या आपने द्रौपदी मुर्मू के साथ जाति नहीं की है? उनकी तमाम योग्यताओं के संदर्भ में जनसाधारण को परिचित कराने के स्थान पर पूरा जोर केवल और केवल इस बात पर ही केंद्रित रखते हुए कि एक आदिवासी है, एक महिला, एक आदिवासी एक महिला, क्या ये अपने आप में उस महिला की त्याग, तपस्या और समर्पण का अपमान नहीं है? प्रेम प्रकाश पांडे जी, ये सवाल आपसे है। देखिए, मुझको लगता है कि जो आप बात बोल रहे हैं जी, जो वोट देने वाले वोटर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और जो इन चीजों को समझते हैं, तो समाज में वो द्रौपदी मुर्मू जी के पूरे क्वालिफिकेशन, पूरे पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पूरी उनके गवर्नर पोस्ट, मंत्री रही, इस सबसे परिचित हैं। कोई द्रौपदी मुर्मू नया नाम नहीं है, एकदम एकाएक नहीं आया। मैंने पहले ही कहा कि वो महामहिम के पद पे रही हैं। संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कैसे किया जाता है इसका अनुभव है जी। संवैधानिक दायित्व और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों का मैंने ये किया है। सिन्हा जी के इसमें नहीं। दूसरी बात, उपाध्याय जी बोल रहे थे कि हमने आधी आबादी को दिया। अरे तो हम तो आधी और प्लस हो गए ना, अगर यही आधार है तो जी। आपका जब बात आता है तब आप जेंडर, रिलीजन और कास्ट, क्रीड सब पे चले जाएंगे, तब आप उसको करते हैं। अब चूंकि वातावरण ऐसा बना, आम जनता या जो लोग इसको ऐसे परसेप्शन में देख रहे हैं, वो ये रहा है कि जैसे बृजमोहन श्रीवास्तव जी ने कहा कि भाई आने वाले चुनाव में ये है, तो चुनाव में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के बाद चुनाव से इसका क्या संबंध है? वो तो राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति बैठेंगी है, तो वो अपने इतने मासूम तो ना बनिए प्रेम प्रकाश जी। राजनीति के संदर्भ में लोग बोलते हैं आपसे ज्यादा गुणी आदमी नहीं है। आप बता रहे हो कि द्रौपदी मुर्मू के होने से आगे के चुनाव का क्या संबंध है? अपनी पार्टी को और आपको जो लोग जानते समझते हैं, जो आप आज कहते हैं ना, अगले 5 साल के संदर्भ में लोग आकलन करने लगते हैं, क्या सोच के आप कर रहे हैं? वाकई द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में आप इतने ही मासूम हैं? हमें कोई मतलब नहीं है, बस केवल राष्ट्रपति तय करना है। बल्कि इस बात से सहमत हूं जो गिरजा शंकर जी ने कहा जी कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस भाजपा पर ये बातें लगती थी कि ये 52 बनियों की पार्टी है, सामाजिक समरसता की ओर तेजी से बढ़ना, तो समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ना और योग्य व्यक्तियों को यथोचित स्थान पर पहुंचाना, ये कौन सा गलत काम है? तो ये अगर पार्टी, इस पर भी मेरा सवाल है। आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं, अतीत में शुचिता की भी बड़ी बात करते थे, और खबरें ये आ रही हैं इस विधायक को तोड़ लो, इस विधायक को फोड़ लो। मध्य प्रदेश में विधायक चिक चिक कर बता रहे हैं 1 करोड़ का ऑफर है क्रॉस वोटिंग के लिए, 50 लाख का ऑफर है क्रॉस वोटिंग के लिए। भाई जीत आपकी दिखाई दे रही है, तो भी इतनी रुचि क्या है आपकी ये विधायकों की तोड़फोड़ करने में? क्यों इतना ज्यादा परेशान रहते हैं आप? क्या दिखाना चाहते हैं? कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझको लगता है कि वो जो भी खबर होगी, अब वो तो इंडिविजुअल मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां तक लोकतंत्र की बात है, मैं रोकना चाहूंगा प्रेम प्रकाश जी, आप ऐसे बच के नहीं जा सकते कि वो मुझे नहीं मालूम। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने कल भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है वोटरों की खरीद फरोख्ती की कोशिश हो रही है। कमलनाथ, आपने उनके साथ राजनीति की है अविभाजित मध्य प्रदेश में, जिम्मेदार पद पर हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं, बता रहे हैं मेरे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। आपके पुराने साथी रहे लोग माइक पर आकर बोल रहे हैं 1 करोड़ का ऑफर मुझे था, 50 लाख का मुझे था, और उसके बाद आप इस कार्यक्रम में बच के निकल जाना चाह रहे हैं, वो मुझे पता नहीं है। इतना घटनाक्रम से अनभिज्ञ रहने वाले शख्स का नाम तो प्रेम प्रकाश पांडे नहीं है। ईमानदारी से सामना कीजिए सवाल का और उसका उत्तर दीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार या कमलनाथ जी ऐसे बयान दे रहे हैं, तो मुझको लगता है कि आप ये बताइए किसी एक विधायक या 2 विधायक के खरीदने या जाने से कौन सा अंतर क्या पड़ने वाला है? तो ये तो बातें ही सिर्फ ये है कि जैसे चुनाव परिणाम आने के बाद जहां ये जीत जाते हैं
वहां ईवीएम पे नहीं बोलते हैं, हार जाते हैं तो ईवीएम पे बोलते हैं। मैं दूसरी बात बोल रहा था कि अन्य दलों को जोड़ने का और सबको लाने का। देखिए, लोकतंत्र का नाम ही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि भाई असहमति से सहमति की ओर जाना। आपने पहले कहा कि जब कैंडिडेट घोषित हुआ तो 49% के लगभग वोट थे। अब धीरे धीरे हम अपने प्रत्याशी, उसके गुणों, अपने कार्यक्रम, अपने विचार और सारे आधार पर हम चाहते हैं कि अधिकतम मतदाता जो है वो हमारे प्रत्याशी का अपने पक्ष, उनके पक्ष में मतदान तो असहमति से सहमति की और यात्रा कर रही है भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी के माध्यम से। 49% पर शुरू हुई थी, आज का आंकड़ा 62% से ऊपर जा चुका है। अभी भी कुछ दल हैं जिनके पास फैसला लेने के लिए समय बाकी है। ब्रजमोहन जी, आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये असहमति से सहमति की यात्रा सर्वानुमति में तब्दील तो नहीं हो जाएगी? क्या आप ही सब लोग तो उस दिन आह्वान नहीं कर दोगे? क्या अब वोटिंग की जरूरत ही नहीं है? थोड़ा ये सवाल पैदा हो गया है। क्या आदिवासी अस्मिता के लिए, महिला सम्मान के लिए आप सबके अंतरात्मा जागृत तो नहीं हो जाएगी? देखिए, जो राजनीति है वो तो राजनीति की तरह चलेगी, और चूंकि हम लोगों ने एक उम्मीदवार खड़े किए हैं तो हमारी पार्टी के सारे वोटर उन्हीं को वोट डालेंगे। लेकिन मैं आपसे दूसरी एक बात कहना चाहता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुर्मू जी भी एक प्रोडक्ट है जिसकी वो मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर उनमें जरा सी भी कोई विचारधारा को लेकर देश की महिलाओं के लिए, दलित के लिए अगर कोई भी प्रेम होता, तो इसके पहले कांग्रेस ने आदरणीय मीरा कुमार जी को खड़ा किया था। उस समय हम लोगों ने इनका चरित्र देखा कि इन्होंने क्या किया। महिलाओं की तो बात करना दूर रही। दूसरी बात, अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आदिवासी महिला का, वो सिर्फ आदिवासी महिला की मार्केटिंग कर रहे हैं। उनको ना तो उनकी शिक्षा से मतलब है, ना उनके राजनीतिक उपलब्धियों से मतलब है। कारण बहुत स्पष्ट है क्योंकि उनको ये मालूम है कि आदिवासियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की पेट दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और वहां पर आज भी, जितने मैं अगर पूरे पुराने आंकड़े देखूं, तो आज भी उसमें कांग्रेस एक बेहतर स्थिति में है जहां पर कि वो बीजेपी को टक्कर दे रही है। तो आज उनकी पहली जरूरत एक ही चीज है कि किसी ढंग से हम आदिवासियों के बीच में ये संदेश दे पाए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को खड़ा करके उनके हित साधने का काम किया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब आदरणीय कोविंद साहब का चुनाव हुआ और उसके बाद वो देश के 5 साल तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया, आज से 4 दिन पहले एक कार्यक्रम होता है नई पार्लियामेंट को लेकर, जहां पर कि अशोक चक्र का लोकार्पण किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर जो है लोकसभा के आदरणीय बिरला साहब, उनको याद तक नहीं आया कि ये हमारे इस हरिजन, जिनकी हम गाना गा रहे थे कि हरिजन राष्ट्रपति हमने बनाया, ये उनका अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, इसमें हम उनको भी बुला लें। जबकि पार्लियामेंट का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद से बना हुआ है। तो ये इनका उपयोग जो है सिर्फ चुनाव के लिए करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में करीब 1265 विधानसभाएं हैं जहां पर की शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब चुन के आते हैं, और उसमें सबसे बड़ा खतरा इनको गुजरात का है, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से परास्त हो रही है। यही स्थिति इनकी हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो आपकी सारी बात समझ गया। क्या आपको नहीं लगता है कि इस चुनाव में गलती हो गई प्रत्याशी चयन के संदर्भ में आपसे? क्या आप नहीं मानते कि कांग्रेस पार्टी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठी, इसलिए प्रत्याशी चयन सही नहीं हो पाया? क्या आप नहीं मानते कि यशवंत सिन्हा का नाम जन समर्थन जुटाने में कामयाब नहीं रहा? ये सवालों का सामना आपको करना पड़ रहा है। आप विचार की लड़ाई नहीं बना पाए, इसलिए नहीं बना पाए कि एक पूर्व भाजपाई को आप प्रत्याशी बना बैठे। आप दलित वर्ग के संदर्भ में कोई संदेश नहीं दे पाए। आदिवासी के मुकाबले आदिवासी चेहरा देते तो शायद इन दलों को, जो अभी सीना ठोक के बता रहे हैं हम इसलिए जा रहे हैं, उनके लिए संकट पैदा कर देते। क्या आप नहीं मानते हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, आज इस कार्यक्रम में ये प्रत्याशी चयन के संदर्भ में भाजपा के मुकाबले, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुकाबले संयुक्त विपक्ष चूक गया? मैं आपसे सहमत हूं डॉक्टर जी। देखिए कि हर पार्टी का अपना क्राइटेरिया होता है जी। हर जो लोग तय करते हैं उनके सामने नहीं, बिल्कुल क्राइटेरिया। आपने कहा मुझसे असहमत हैं, तो आप ये बताइए कि यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाकर आप क्या संदेश दे पाए, क्या समर्थन जुटा पाए, क्या जनता के बीच में भावना पैदा कर पाए, विचार के स्तर पर क्या मजबूती दे पाए? आपसे सवाल, फिर आखिरी बातचीत के लिए मैं गिरिजा शंकर जी के पास जाऊंगा। सीधा सवाल आपसे, आप असहमत है ना? असहमति के कारण? नहीं, आदरणीय यशवंत सिन्हा के समय
इस बात पे चर्चा हुई कि अंततः हमको कोई ऐसा व्यक्तित्व लेकर आना चाहिए जिसका अपना बैकग्राउंड बेहतर हो, जिसके पास प्रशासनिक अनुभव हो, जो पढ़ा लिखा हो और जो देश को रिप्रेजेंट कर सके। अगर कहीं विदेश में जाता है वो, तो उसकी एक अपनी छवि हो, अपनी वो बात कह पाए। ये उद्देश्य था इसके पीछे। ये बात अलग है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति में ये जो सारे जो जातिगत समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए, निश्चित रूप से उनकी सफलता का एक हिस्सा है। तभी तो आज जो जितने आदिवासी विधायक हैं, सांसद हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो ये सोच रहे हैं कि हम अगर इस समय इस मौके पे मुर्मू जी को वोट नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमको अपने क्षेत्र में जवाब देना कठिन हो जाए। तो ये उनकी सफलता है, इससे इनकार नहीं। लेकिन ये कहना गलत है कि हम लोगों ने इस पे विचार मंथन नहीं किया। हम लोगों की अपनी विचारधारा थी, हम लोगों का अपना सोच था, उसके आधार पे हम लोगों ने अपने उम्मीदवार को तय किया और हम सारे लोग इनकार कर रहे हैं। पर मैं गिरिजा शंकर जी से उम्मीद करता हूं कि वो शायद ज्यादा बेहतर और बेबाक तरीके से बात रख पाएंगे। प्रत्याशी दो आधार पर, आपने पिछली बार खुद ही कहा गिरिजा जी कि कम से कम संदेश तो दे पाते कि विचारधारा की लड़ाई है। क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते कि चाहे जो भी दलील ब्रजभवन श्रीवास्तव जी दें और चाहे अजय श्रीवास्तव जी अपने न करने को लेकर दलील दें, सच ये है कि विपक्ष उम्मीदवार चयन के संदर्भ में ही सभी प्रकार की लड़ाई हार गया। विचारधारा के स्तर पर भी, सियासी जोड़ तोड़ के स्तर पर भी, 2024 के संदेश के स्तर पर भी, और आने वाले समय में विपक्ष से कोई उम्मीद देश कर पाए एकजुटता की, इस संदर्भ में भी हर मोर्चे पर हार गया विपक्ष, क्योंकि वह प्रत्याशी चयन में चूक गया। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव का जो एक मौका विपक्ष को मिला था जी, उसको वो समझने में ही चूक कर गई जी। उसको ऐसा लगा कि 49% बीजेपी के पास हैं, तो हम 51 होकर राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगे। ये गलतफहमी ने वो सारी उनकी जो नाकामियां हैं उसकी नींव वहां बढ़ी। दरअसल ये बहुत साफ था कि विपक्ष के किसी प्रत्याशी का राष्ट्रपति चुनाव में जीतने की संभावना लगभग नहीं के बराबर थी। और ऐसे मौके पर जो मैंने कहा कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव को देखेंगे आप आजादी के बाद से तब तक, तो जब भी विपक्ष को ऐसा लगा कि उसका प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा, तो वो प्रत्याशी पर न जाकर, राष्ट्रपति चुनाव पर न जाकर, इस मौके पर अपनी विचारधारा की लड़ाई को सामने रखने की कोशिश करता रहा है। यदि कांग्रेस या जो विपक्षी दल जो आरएसएस या बीजेपी की नीतियों से, उनकी विचारधाराओं से, या जो शिकायत वो बहुत सारे पिछले कुछ समय से करते रहे हैं उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, यदि इसको मुद्दा बनाकर आप यदि बीजेपी के कैंडिडेट का विरोध करते, तो आपका कैंडिडेट कोई भी होता, उससे कोई मतलब नहीं था। वहां पर कैंडिडेट के बदले जो विचारधारा की लड़ाई सामने होती और राष्ट्रपति का चुनाव दो विचारधाराओं के बीच वो लड़ाई होती। लेकिन आपने पूरा मौका गंवा दिया। और बहुत सीधी बात है कि जो वो अजय जी कह रहे थे कि राज्यसभा प्रत्याशी चयन में हमने बहुत जो निष्ठावान और बहुत ही तपे हुए जो कार्यकर्ता या नेता थे कांग्रेस के, उनको हमने अलग अलग राज्यों में भेजा। तो क्या ऐसा कोई तपा हुआ नेता कांग्रेस में नहीं था जिसको कि राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया जा सकता था? कम से कम ये कहा जा सकता था कि ये वो प्रत्याशी है जो विचारधाराओं के साथ रहा, कभी विचारधाराओं से समझौता नहीं किया, और उसके आधार पर आप एक इसको विचारधारा की लड़ाई में तब्दील कर देते राष्ट्रपति चुनाव को, तो मैं समझता हूं कांग्रेस और विपक्ष की हारने के बाद भी बड़ी जीत होती। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव की शुरुआत में ही इन्होंने सारे जो है सरेंडर करने की स्थिति में ये दिखने लगे थे, और इसीलिए 49% से आज 62% तक यदि बीजेपी कैंडिडेट पहुंच गई है, तो उसमें बीजेपी इस बात से मैं समझता हूं कि बिल्कुल खुश नहीं होगी। उसको मालूम है कि जो 62% पहुंचा है वो उनके अपने कारण नहीं, विपक्ष की नाकामियों के कारण लोग जुड़ रहे हैं उनसे। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी सफलता भी है। और ये पूरा का पूरा चुनाव जो है, विपक्ष ने एक बार देश की राजनीति में अपने आप को सामने रखने, खड़े करने का जो मौका था वो उन्होंने गंवा दिया। तो कुल मिलाकर अगर हम मर्म पे पहुंचे तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि 18 तारीख को होने वाली वोटिंग अब महज औपचारिकता रह गई। द्रौपदी मुर्मू इस देश की नई राष्ट्रपति होने जा रही हैं। अफसोस जिस बात का है वो ये कि यह चुनाव एक संदेश दे सकता था, विचारों के संदर्भ में देश को संदेश देने के लिए कि दो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं के प्रति क्या प्रतिबद्धता है, क्या मान्यता है। लेकिन कुल मिलाकर यह चुनाव के तौर पर बन ही नहीं पाया।
हद तो यह है कि यशवंत सिन्हा इस पूरे मसले के दौरान अलग थलग से दिखाई दिए। उनके चुनाव को लेकर कोई संचालक भी दिखाई नहीं दिया। आज द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के प्रवास पर थी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी हैं, पर इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोशिश की कि उनके लिए कांग्रेस से भी समर्थन जुटाया जाए। यहाँ मोहन मरकाम से भी बात की गई, भूपेश बघेल से भी संवाद करने का प्रयास हुआ। मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो भाजपा का पूरा प्रतिनिधिमंडल कमलनाथ जी के दरवाजे तक गया। कुल मिलाकर हर कोशिश इस चुनाव के माध्यम से राजनीतिक सफलता हासिल करने की भाजपा के द्वारा की जा रही है। वहीं विपक्ष एक बार फिर बेतरतीब और बिखरा हुआ दिखाई दिया। अब ऐसी स्थिति में आने वाले समय के लिए विपक्ष ये उम्मीद करता है कि वह चुनौती के तौर पर देश में महसूस किया जाए, तो ये विचार का विषय है। क्या इन तौर तरीकों से भाजपा का विकल्प विपक्ष बन पाएगा? विचार का विषय है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि हर और बिछी पड़ी है शतरंज की बिसात, हर और बिछी पड़ी है शतरंज की बिसात, कुछ मासूम प्यादे हैं तो कुछ प्यादों के सरकार। मयंक गुप्ता ने जो लिखा है वो सियासत के संदर्भ में है, और सियासत के इस खेल में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में बाजी भाजपा ने मार ली है। अब द्रौपदी मुर्मू की शपथ निर्वाचन के साथ एक औपचारिकता मात्र ही रह गई है। क्या विपक्ष इस संभावित पराजय से सबक लेगा और आने वाले समय में वाकई एकजुट होकर कोई सशक्त चुनौती सत्ता पक्ष के लिए बनेगा? इसमें हमारी रुचि रहेगी। तो इसके साथ मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।